गुड मॉर्निंग एवरीवन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मार्केट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली इन सबको कवर किया था। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये पूरा टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वह है मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि आईएएस मेंस का सिलेबस है। मार्केट स्ट्रक्चर में हमने 3 मार्केट पढ़ी थी। उसके 2 टाइप्स, परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा था हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये पूरा लेक्चर आईएएस के मेंस के लिए है। इम्परफेक्ट में हमने 3 मार्केट देखी, तीनों वीडियो हमने शेयर किए थे। एक था मोनोपोलिस्टिक, दूसरा था मोनोपोली और अगला था ओलिगोपोली। इस परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट को हमने सेपरेटली देखा था। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के आईएएस के मेंस के सिलेबस से आगे चल करके मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले मीनिंग, व्हाई डू स्टडी द इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इसको हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बताया था तब हमने पूरा किया था। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आपको जानना होगा कि व्हाट इज एक्चुअल द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रॉड टर्म इन विच all sectors of economy are studied as a whole, like national income, next employment, wages, aggregate demand, aggregate supply, इन सब के ऊपर वीडियो हमारा अलग अलग रहेगा, जिससे आपकी सेग्रीगेट कर सकेंगे और पूरे टॉपिक को समझ सकेंगे। व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द वेजेस, व्हाट आर द एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, what is the balance of payment, what is the foreign exchange, इन सब बेसिक टॉपिक को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेंगे, जिससे आपको एक कंप्लीट कैप्सूल ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स तैयार हो जाए। अब हम एक एक की टॉपिक को पहले लेते हैं। नेशनल इनकम को लेते हैं। नेशनल इनकम जाने के पहले हमको जानना होगा व्हाट इज नेशनल इनकम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है नेशनल इनकम, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बोलेंगे। तो नेशनल इनकम क्या है? All factor incomes earned by normal resident of a country in 1 year by his or her factor income. It may be the firm, it may be the person, individual. तो हम इसको देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है नेशनल इनकम का पर्सपेक्टिव में। नेशनल इनकम वो इनकम है जो कि पूरे रेजिडेंट, जो देश के रेजिडेंट हैं, आइदर फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द कंट्री, या इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पूरी तरह से इनकम, अपनी फैक्टर इनकम को इसमें जनरेट करेंगे एक साल में, तो उसको हम उसकी नेशनल इनकम बोलेंगे, जिसको बोलते हैं NNP at FC।
एनपी का मतलब यहाँ पर है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? टोटल ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगी हुई कॉस्ट को हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। किस लेवल पर होनी चाहिए? नेट होनी चाहिए, यानी उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। किस लेवल पर होनी चाहिए? नेशनल लेवल पर होना चाहिए। किस चीज़ के बारे में होना चाहिए? प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए, इसकी वैल्यू के बारे में होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर वैल्यू है, ना कि नंबर्स। और किस लेवल पर होना चाहिए? फैक्टर कॉस्ट के लेवल पर होना चाहिए, तो उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। इस नेशनल इनकम जाने के पहले हमको कुछ और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। नेशनल इनकम किन चीज़ों से बना है, कैसे आता है, इन चीज़ों को समझना होगा। उसके पहले हमको एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम जानना होगा। एग्रीगेट्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स वो सभी कंपोनेंट हैं जो नेशनल इनकम तक जाने के लिए हमको पूरी इकोनॉमी में कैलकुलेट करने होते हैं। तो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज द जीडीपी। जीडीपी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद। पूरी इकोनॉमी में विद इन बाउंड्री इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पर्सन उनके द्वारा किया गया प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू हो, उसको हम जीडीपी बोलेंगे। जीडीपी किस लेवल पर हो सकता है? जीडीपी मार्केट प्राइस पर हो सकता है, यानी पूरी वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस। और दूसरा जीडीपी किस लेवल पर हो सकता है? फैक्टर कॉस्ट पर हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट। इसलिए इनको हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जब जीडीपी मार्केट प्राइस पर होगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जीडीपी एमपी, और इसको क्या बोलेंगे? जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी शॉर्ट फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एमपी शॉर्ट फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट वो सभी कॉस्ट है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगी होती है किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या लगा होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या है? फिक्स फैक्टर है। लेबर क्या है? नॉन फिक्स्ड है। कैपिटल क्या है? ये भी फिक्स फैक्टर है, जो इन्वेस्ट की गई इंटरप्रेन्योरशिप से उसको प्रॉफिट मिलता है। तो लैंड से कैसी इनकम अर्न होती है? रेंट। लेबर को क्या अर्न होती है? वेजेस। कैपिटल से क्या होगा? प्रॉफिट। कैपिटल से क्या होगा? इंटरेस्ट। एंड इंटरप्रेन्योर से होगा प्रॉफिट। ये सभी इनकम अर्न होती है बाय द वे ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पूरी इकोनॉमी के जीडीपी एफसी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही यूज होगा। इससे ऐड होकर के जब हम इसमें टैक्स को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे टैक्स को, एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तब ये बन जाएगा जीडीपी एमपी। तो कोई भी फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको जाना है मार्केट प्राइस पर, तो हमें फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सभी इनडायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडी का माइनस। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से आ जाएगा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी है पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लाइक फार्मर्स को हम सब्सिडी देते हैं ऑन द इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और यूरिया पर। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि फार्मर्स को दी गई सब्सिडी एक तरह का पेमेंट है जो कि इसके फाइनली अर्निंग करने और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में काम आएगी। फाइनली वो जीडीपी एमपी का एक पार्ट बनेगा जब उसकी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की
यानी हम NIT को ऐड करेंगे विद द फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से समझ लिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट है विद इन इकोनॉमी। GDP MP क्या है, पूरी तरह से मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस में क्या शामिल है, दैट इज द टैक्स। किस तरह का टैक्स है, वो पूरा टैक्स है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब हम देखते हैं GDP फैक्टर कॉस्ट क्या है, वो सभी फैक्टर कॉस्ट जिसमें हम ऐड करते हैं सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनसे किस तरह की पेमेंट होती है। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो हम एक पार्ट को कर लेते हैं कि नेशनल इनकम में हम जा रहे हैं, तो एक एक टॉपिक को हम देख लेते हैं। GDP MP और GDP FC किस तरह से नेशनल इनकम से ऐड है उसको देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम तक हमको पता होना चाहिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए हमको किस तरह से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नेशनल इनकम को निकालने के हमको 3 मेथड है। पहला मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। दूसरा मेथड हमारा है इनकम मेथड, इसमें सभी इनकम जनरेट होती है, इनकम मेथड। और तीसरा मेथड हमारा है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में सभी एक्सपेंसेस जो भी इकोनॉमी हुए हैं उनको एडिशन कर देते हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या रहता है, प्रोडक्ट मेथड में सभी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को ऐड करते हैं। हमें क्या मिल जाता है, GDP MP। GDP MP में क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन, यानी जो हमारा ह्रास हुआ है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन को माइनस करने से क्या आ जाता है, GDP FC। GDP FC में से हम लोग सॉरी NDP FC, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है, NDP FC, उसमें हम NFI को ऐड कर देते हैं। NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जो हमारे सभी जो रेजिडेंट हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनकी इनकम आती है, तो उसको हम फैक्टर फॉरेन से आने वाली इनकम को यहाँ से जाने वाली इनकम को माइनस कर देते हैं, जिसको हम फीफा माइनस बीटा बोलते हैं। इस तरह से NFI निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इस तरह से हम NFI को जब ऐड कर लेते हैं NDP FC में, तो हमारा आउटपुट आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में नेशनल इनकम होता है। इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड में किन चीज़ का यूज होता है, सेल्स का यूज होता है, चेंज इन स्टॉक का यूज होता है, फाइनली परचेज एंड सेल्स का यूज होता है। इस तरह से हम प्राइमरी सेक्टर और से GDP निकाल करके प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकम मेथड में क्या ऐसा करते हैं। इनकम मेथड में हम सभी तरह की रेजिडेंट्स की इनकम को ऐड करते हैं और उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनकम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आएगा, आएगी सैलरी, आ जाएगा सैलरी इन काइंड, और क्या आ जाएगा, सैलरी इन काइंड के बाद जो भी उसको परक्यूजिट्स मिलती होगी वो आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देते हैं, COE आ जाता है। दूसरी चीज़ क्या हम ऐड करते हैं, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है, वो सभी इनकम जो विदाउट सैलरी होल्डर्स की इनकम होती है उसको मिक्स्ड इनकम में काउंट करते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंट, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनकम है, डॉक्टर की इनकम है, जो सर्विस में नहीं है उनकी सबकी इनकम को हम बोल सकते हैं विच इज नॉट अर्न बाय द सर्विसिंग और गिविंग द सर्विसेज। इस तरह से इनकी सेल्फ की इनकम होती है, इसको आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट इनकम भी। दूसरी क्या ऐड होती है, वो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या चार चीजें हैं, उनको देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट,
प्रॉफिट होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद इंटरेस्ट होगा, इसके बाद इसमें रेंट होगा या रॉयल्टी होगी। इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इन तीनों इनकम को हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारी इनकम का एडिशन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में हम प्लस कर देते हैं फिर वही एनएफआई, तो हमारे पास आ जाता है एनएनपीएफसी, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इस तरह से नेशनल इनकम निकालने का दूसरा फॉर्मूला है जिसको इनकम मेथड बोलते हैं। इस मेथड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पर ध्यान दिया जाता है वो है उसके सभी की इनकम, इसकी इनकम, रेजिडेंट्स की इनकम, वो किस के थ्रू आई होगी, चाहे उनकी खुद की सैलरी या अर्निंग के थ्रू आई होगी, या अगर किसी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो उनका प्रॉफिट आया होगा, उनका इंटरेस्ट मिला होगा कैपिटल का, उनको रेंट मिला होगा या रॉयल्टी मिली होगी उनके लैंड पर, या किसी भी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करने पर रॉयल्टी मिली होगी। उन सबको ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ये सभी चीज़ें होंगी सीओई, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि एज एम्प्लॉय है, और ये है बेस्ड इनकम जिसको आप बोल सकते हो सेल्फ जनरेटेड इनकम, जिसमें हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स की इंडिपेंडेंट इनकम होगी जो किसी जॉब में नहीं है और वो खुद अपना बिजनेस करते हैं, अपना खुद का प्रोफेशन चलाते हैं, तो उनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। इस तरह से टोटल आपके नेशनल इनकम के तीनों मेथड हो गए, जिसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द सेम कंट्री विद इन 1 ईयर और एक ही साल के अपने फाइनेंशियल में अर्न की गई फैक्टर इनकम के एडिशन को नेशनल इनकम बोलेंगे। अब इस नेशनल इनकम तक जाने के लिए हमको इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड करना पड़ता है। उस इकोनॉमी के सेक्टर्स को भी देख लेते हैं एक शॉर्ट में। इकोनॉमी के सेक्टर्स को हम देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इकोनॉमी के पूरे सेक्टर्स बनाएंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी जो कि अब लायबल नहीं है पूरी तरह से, जिसमें आपका फर्म रहती थी और जिसमें आपका कंजम्पशन यानी कंज्यूमर रहता था। जो भी मेरी गुड्स एंड सर्विस है वो कंज्यूम होती थी, फर्म प्रोड्यूस करती थी, कंज्यूमर कंज्यूम करके पेमेंट देता था। तो ये हो गया पेमेंट, यहाँ पेमेंट जा रहा है और यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसमें एक प्रोडक्शन वाला एरिया है और एक कंजम्पशन वाला एरिया है। कंजम्पशन करने वाले को कंज्यूमर बोलेंगे, प्रोडक्शन करने वाले को फर्म बोलेंगे। फाइनली टू सेक्टर इकोनॉमी स्क्रॉल आउट करती रहेगी। इस तरह से पूरी इकोनॉमी में नेशनल इनकम भी मूव करता जाएगा। लेकिन ये इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं क्योंकि इसमें बाहर की किसी भी तरह का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नहीं होता। ये इकोनॉमी का एग्जिस्टेंस अब नहीं है। अब हम देखते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या है? थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या आ जाएगा? फर्म जो प्रोडक्शन का काम करती है, उसके बाद आ जाएगा आपका कंजम्पशन जो कंज्यूम करने वाली हैं, कंज्यूमर हैं जिनको कंजम्पशन कहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगी गवर्नमेंट, ये हो गया आपका गवर्नमेंट भी कंज्यूमर की तरह यूज होगी, इसको थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज इस तरफ से आएंगे, पेमेंट इस तरफ से जाएगा और फाइनली ये स्क्रॉल आउट, ये पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता जाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जो कि अभी भी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि आज की डेट में, आज के वर्तमान में जो भी इकोनॉमी है वो है फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या है इसको भी देख लेते हैं। फोर सेक्टर इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी है, जिसमें आपको फर्म होगा, फर्म से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कंजम्पशन, और कंजम्पशन को आप हाउस होल्ड भी लिख सकते हैं, हाउस होल्ड भी लिख सकते हैं। और फाइनली रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी जिसको आप एक्सपोर्ट बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट को आप चौथा सेक्टर भी बोल सकते हैं। इस तरह से एक पूरी जो करंट इकोनॉमी है, करंट जो सिनारियो है वर्ल्ड लेवल पर, वो सभी देश कहीं ना कहीं किसी न किसी को सेल करते हैं, इसीलिए फोर्थ सेक्टर भी उसमें ऐड हो जाता है। इसको हम नेट एक्सपोर्ट के थ्रू पता कर लेते हैं, उसको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी बोलेंगे। पहला एफर्ट जो प्रोडक्शन है, यानी इसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज,
उससे गुड्स एंड सर्विसेज आएगी। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर की तरह है, गवर्नमेंट भी दोनों तरह से काम करती है। अगर उसकी PSU है तो वो फर्म है, और अगर गवर्नमेंट यूजर है किसी प्रोडक्ट का, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो उस समय कंज्यूमर है। तो यहाँ पर कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर हम ट्रीट करते हैं। दूसरा हाउस होल्ड, जो हमारे सभी इंडिविजुअल्स की होते हैं, और हाउस होल्ड के बाद बचे हुए सरप्लस को हम सेल आउट कर देते हैं, जिसको हम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से आपके पास आ गया कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होती है पूरी तरह से। 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी है, जिसको हम नेशनल इनकम में जानने के पहले जानना होता है। अब बात आती है नेशनल इनकम में और कौन से कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। वो है स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। इसको हम स्टॉक वेरिएबल भी बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल भी बोलते हैं। स्टॉक वेरिएबल का मतलब है फिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो प्रोड्यूस हो या अनप्रोड्यूस है, उनके करेंट स्टॉक को हम स्टॉक वेरिएबल में काउंट करते हैं। इसमें एक चीज़ होती है, सब कुछ करिए, आपके घर पर पानी की टंकी है, उसमें आपने पानी भरे, ये टंकी 1000 लीटर की है। अब इस लीटर में जैसे आपने पानी को फिल किया, फाइनली 1000 कंप्लीट हुआ। इस 1000 में 500 आपने माइनस किया, तो स्टॉक ऑफ टाइम में 500 आपका वो स्टॉक बना रह गया वाटर लीटर का। इसी तरह इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होती है उसका एक स्टॉक होता है। उस स्टॉक से ही हमें पता चलता है कि किस तरह से पूरी इकोनॉमी स्टॉक में एट अ पॉइंट टाइप पर कंट्रोल करते हैं। हर चीज़ जो बनी है उसका एक स्टॉक होता है, वो स्टॉक हमें पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम देखते हैं उसको हम स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। अब इसी के जस्ट अपोजिट है फ्लो वेरिएबल। अब फ्लो वेरिएबल को हम देखते हैं। फ्लो वेरिएबल जानने के पहले हमको जानना होगा व्हाट इज फ्लो। फ्लो इज द वेरिएबल विच इज एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है विद द कंजम्पशन एंड विद द प्रोडक्शन। कैसे? जब आप किसी फर्म में, सपोज करिए आप बाईसाइकिल या आप बुक बनाने की फर्म में हैं, बुक्स वहाँ पर प्रिंट हो रही है, पब्लिशिंग हाउस है, जितने भी पेपर्स आ रहे हैं, यहाँ से पेपर्स आ रहेंगे, वो पूरे उसके रॉ मटेरियल हुए, यहाँ बुक्स का प्रोसेस करके बुक्स बनी, और यहाँ पर बुक्स का स्टॉक हुआ। अब ये बुक्स का स्टॉक जो होगा वो जैसे जैसे पेपर बनता जाएगा, फ्लो आता जाएगा बुक्स का, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लो ऑफ बुक्स। और यहाँ पर जैसे ही पेपर आता जाएगा और रॉ मटेरियल की तरह बुक्स के कारखाने में पहुँचती जाएगी, तो उसको बोलेंगे फ्लो ऑफ पेपर्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो ये रॉ मटेरियल जो है, ये जो रॉ मटेरियल है, जो पेपर है, ये हमेशा चेंजिंग होता रहेगा जैसे कि डिमांड ऑफ प्रोडक्शन होगी। इसलिए हमेशा इसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करता है, एवर चेंजिंग होगा, इसलिए हमको इसको बोलेंगे दिस इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट में दोनों तरह से हो सकता है, सेलिंग हो रही है बुक्स की तो भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक से उसको निकाला जा रहा है और उसको हमेशा सेल आउट किया जा रहा है। जैसे बुक्स का स्टॉक आ गया और हम पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ बुक्स। जैसे हमने सेल आउट कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है जानना? क्योंकि इकोनॉमी में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होती रहेगी और वो प्रोसेस चलता रहेगा विद द सर्कुलर फ्लो, और फाइनली फ्लो एंड स्टॉक में हमेशा वेरिएबल काउंट होते रहेंगे, इसको बोलते हैं फ्लो एंड स्टॉक। अब इसके बनने के दौरान में एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को भी जानना जरूरी है, क्योंकि नेशनल इनकम में कोई भी इनकम डायरेक्टली जनरेट नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ उसमें ऑब्सोलेंसेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ लॉस होता रहता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो प्रोडक्शन जब भी होगा वहाँ डेप्रिसिएशन जरूर होगा। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ को कहता है? डेप्रिसिएशन कहता है कि जो भी रेट में किसी भी कैपिटल की थ्रू आउट द टाइम विदाउट बिकॉज ऑफ द ऑब्सोलेंस एंड टाइम एंड यूज, अगर किसी भी कैपिटल की वैल्यू को गिरती जाती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसको इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आपने कोई मशीन लगाई, सपोज करिए आपने शू फैक्ट्री इंस्टॉल की है, आपके पास शू फैक्ट्री है, आपने मशीनें को इंस्टॉल किया, मशीनों की वैल्यू आज 1 लाख है मान लीजिए, 1 लाख उसकी वैल्यू है, और वो 2 इयर्स के बाद को क्या वो 1 लाख ही रहेगी,
उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी, उसका कलर चेंज होगा, उसका टेक्सचर कम होगा, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम होगी। तो जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग असेट्स होगा उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर वो 2 साल के वैल्यू के बाद वो 70,000 की मशीन रह जाती है, इसका मतलब उसमें कितने का लॉस हो रहा है? 30,000 का 2 साल में लॉस हो रहा है। 30,000 2 साल का लॉस मतलब हर साल कितना लॉस हो रहा है? 15,000 का लॉस हो रहा है। 15,000 की उसकी वैल्यू हिसाब में या सेकेंड हैंड वो गुड्स बन गई है, अब उसको हम सेल आउट करेंगे तो वो वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जब वो वैल्यू हमने सॉल्व करते समय लगाई थी। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? विद द टाइम चेंज, अगर किसी कैपिटल में चेंजिंग आती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उस रेट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमेशा हर जगह लागू होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रोडक्शन चलता रहेगा, कैपिटल का यूज होता रहेगा, असेट्स का यूज होता रहेगा, प्लांट मशीनरी रहेगी, तो फाइनली क्या होगा? उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट। तो ये नेशनल इनकम को जानने का हमारा एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ। कल का कॉन्सेप्ट हमारा होगा एम्प्लॉयमेंट। तो कल की क्लास में हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखेंगे, जिसको हम इंडियन इकोनॉमी के पार्ट को समझेंगे। एम्प्लॉयमेंट को अगर अच्छी तरीके से समझना है तो इंडियन इकोनॉमी के पार्ट को हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट किस तरह का है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह का है। तो कल का कॉन्सेप्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट होगा। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा सारा नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में रहेगा, जिसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग प्लस नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेशनल इनकम, तीनों का मेथड और इन सब चीज़ों को आप देखेंगे।